तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ टारगेट जैसे एमटीएस एग्जामिनेशन 2023 के लिए एक बेहतरीन सोल्यूशन, और जिसमें हम लोग आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूरे अच्छे से पूरे ऑपरेशन के साथ में डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है और अगली बार जो एग्जाम होने वाला है उसमें क्वेश्चन कहाँ से आने वाला है। और दोस्तों, यकीन मानिए, अगर आपने इस वीडियो को, इस सीरीज को कंटिन्यू आपने देखा है और आगे भी देखते हैं तो आपके एग्जामिनेशन में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे और आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। दोस्तों, इसका प्रमाण मैं आपको बोल के नहीं बल्कि इस वीडियो में दूंगा। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं, अगर आप सीरियस एस्पायरेंट्स हैं, अगर आप अपनी माता पिता के चेहरे पर खुशी देखना चाहते हैं, तो चलिए, आपका स्वागत है इस वीडियो में, इस सीरीज़ में। और दोस्तों, अगर आप पूरे दिल से किसी काम को करते हैं तो आपको उसका रिजल्ट भी बेहतरीन मिलता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आपने हमको 1 घंटा समय, नेक्स्ट 1 घंटे आपने हमको दिया है, इसीलिए मैं हमेशा अपने पूरे दिल से एक बेहतरीन प्रयास करूंगा आप सबके लिए कि आपको एक बेहतरीन और सॉल्यूशन इस सेट में मैं आपको दे सकूं। इसमें आपकी खास क्या मिलने वाली है दोस्तों, तो इसमें आप लोग केवल क्वेश्चन ही नहीं बल्कि एक क्वेश्चन के साथ साथ आपको करीब 8 से 9 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मतलब एक क्वेश्चन होगा और साथ में 8 से 9 आपको कंसेप्ट मिलेंगे, जिससे आपको क्वेश्चन आगे बन सकता है। तो इससे इसका सबसे बड़ा खासियत इस सीरीज़ का यही है कि हम लोग क्वेश्चन भले ही 25 करेंगे, बट इसके साथ मैंने इतनी इसमें एक्स्ट्रा इफेक्ट डाले हैं जो आपकी आने वाले एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाला है। दोस्तों, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आपने किसी चीज़ को देखते हैं तो उसके पूरी तरह से उसका मतलब चारों तरफ का जो एरिया है उसको भी टच करते चलना चाहिए, तभी उसमें आगे हमको बहुत अच्छा हेल्प मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग शुरू करेंगे इसके। और आपसे मैं लाइक करने के लिए या चैनल सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लगेगा तो आप खुद ही मेरा सपोर्ट करेंगे। चलिए, धन्यवाद। चलिए, हम इसको आज शुरू करते हैं। चलिए, बात करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फुटबॉल मैच की अवधि नियमित समय में कितनी होती है? 90 मिनट, 80 मिनट, 70 मिनट, 60 मिनट। दोस्तों, इसका आंसर बताने के लिए पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले कोई भी क्वेश्चन मैं कराऊं उसको आप पहले वीडियो को पॉज कीजिए और उसका आंसर आप खुद से सोचें, और उसके बाद जब मैं इसका आंसर बताऊं और साथ में जब इसका विश्लेषण करूं तो उसको अच्छे से एकदम पूरे ध्यान से देखा करें। ठीक है, बस आप कुछ नहीं करना दोस्तों, अगले 1 घंटे आपको पूरे ध्यान से, ठीक है, पूरी इत्मीनान से बैठे रहना है और जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा उसको ध्यान से समझना है और सुनना है। ठीक है, और आई एम श्योर कि इस सीरीज के लास्ट तक, मतलब इस वीडियो के लास्ट में आप पूरी तरह से अपने अंदर एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस फील करेंगे। ठीक है, तो चलिए, ऑप्शन 4 हुआ, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो एक का हो जाएगा, आपको पता होगा आपको आंसर इसका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा, आपको बता दें, 90 मिनट। ठीक है, अब जो क्वेश्चन हो रही है, अब क्वेश्चन कहाँ से है? फुटबॉल मैच से। सबसे पहले इससे जितनी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको देखेंगे फुटबॉल से संबंधित। आइए उसको देखते हैं। देखिए दोस्तों, आपको याद रखना है फुटबॉल का जन्म इंग्लैंड में हुआ, और 1857 में जो बात करूँ तो इंग्लैंड में विश्व में पहला बार फुटबॉल क्लब, शेफील्ड फुटबॉल क्लब का गठन हुआ था। और भारत में फुटबॉल की बात करें तो आपको याद रखना है अंग्रेजों के द्वारा चलाया गया, और भारत का पहला फुटबॉल क्लब डलहौजी क्लब था। फेडरेशन इंटरनेशनल की फुटबॉल एसोसिएशन, जिन्हें आमतौर पर फीफा के नाम से जाना है, फुटबॉल का अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण निकाय है। इसकी स्थापना 21 मई 1904 को पेरिस, फ्रांस में हुई है, और वर्तमान में इसका मुख्यालय ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में है। और फीफा द्वारा आयोजित विश्व कप फुटबॉल की सबसे बड़ी प्रतियोगिता है, और पहला विश्व कप 1930 में उरुग्वे में आयोजित किया गया था। बात करें परिमाप के बारे में, देखिए तो इसका जो मैदान की लंबाई कितना, 91 से 120 मीटर। ठीक है, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट शब्दावली इसको देखेंगे। जैसे याद रखना है कि फुल बैक, हाफ बैक, स्ट्राइकर, सेंटर, पेनाल्टी, किक, फ्री किक, रेफरी, टाई ब्रेकर, हैट ट्रिक, हेडबॉल, स्वीपर, बैक थ्री, बैक थ्रो इन, हैंडबॉल और फाउल आउट। ये सारे वर्ड्स हमने देखा ना दोस्तों, ये सारे वर्ड्स किसके हैं? फुटबॉल के हैं। तो देखिए मैंने क्या किया कि जो क्वेश्चन हमको किससे मिला, एसएससी एमटी से पूछा गया फुटबॉल से संबंधित क्वेश्चन, तो क्वेश्चन एक था, बट मैंने क्या किया कि फुटबॉल से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे सबको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। इससे क्या होगा, अगर एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता भी है, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाता भी है, तो हम उसको इजीली पकड़ लेंगे। ठीक है, और उस क्वेश्चन को सही कर जाएंगे। दोस्तों, अगर इस चीज़ को आप लगातार फॉलो करते हैं ना तो इसका आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। और 1930 में पहली बार कहाँ? उरुग्वे देश में हुआ था, जिसमें उरुग्वे विजेता था और अर्जेंटीना उपविजेता, आपको इसको याद रखना है। चलिए, अब लोग बैठते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है? आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों और समूहों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है
आवर्त 9 समूह 7, ऑप्शन बी आवर्त 18 समूह 7, ऑप्शन 3 आवर्त 7 समूह 9 और ऑप्शन 4 के आवर्त 7 और समूह 18। इन चारों में बात तो आपका सही उत्तर का, तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आवर्त 7 और समूह 18। आपको पता ही होगा। अब देखिए चूंकि क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, एग्जामिनर ने हमसे क्वेश्चन कहाँ से पूछा है, आवर्त सारणी से, क्योंकि बात हो रही है आधुनिक आवर्त सारणी की, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, स्मार्ट स्टडी करेंगे। सबसे बेसिक क्या है, आपको जो भी जैसे क्वेश्चन यहाँ से पूछ गया, तो अगर आपने केवल इतना ही इसका ऑप्शन 4 इसका आंसर समझ के आगे बढ़ गए, तो इसने मतलब आपने क्या किया, आपने कुछ किया ही नहीं। आपको स्मार्ट वर्क करना है। अगर आपको इतने लाखों के जो कंपटीशन है, लाखों लोग फॉर्म अप्लाई किए हैं, उन लाखों के भीड़ में अगर आपको आगे निकलना है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है दोस्तों सही में रियली, तो आपको जैसे मैं जिस तरीका मैं बता रहा हूँ उस तरीका से आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए जैसे मैंने क्या कहा कि जो क्वेश्चन पूछा गया आधुनिक आवर्त सारणी से, तो हम लोग क्या करेंगे, जो इस आधुनिक आवर्त सारणी से इंपॉर्टेंट जितने भी फैक्ट्स हैं उसको इसी क्वेश्चन के साथ देख लेंगे। इससे क्या होगा, हमारे जो न्यूरॉन्स हैं माइंड की, वो इसको अच्छे से अडॉप्ट करेंगे, कि हमारा न्यूरॉन्स भी इसी तरह काम करता है। जब तक आप किसी कड़ी को जोड़ के नहीं पढ़ेंगे, श्रृंखला को जोड़ के नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपका जो स्टडी है वो एक मतलब अच्छे लेवल का नहीं हो सकता। और आपको भी पता है कि एग्जामिनेशन में आपको एक बेहतरीन प्रदर्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कट बहुत हाई जा रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको देखेंगे। देखिए अब चूँकि बात हो रही है आवर्त सारणी की, आइए इस रिपोर्ट जल्दी से उसको देख लेते हैं। जैसे आपको याद रखना है दोस्तों आवर्त सारणी का, इस पेपर में क्या है कि आधुनिक आवर्त सारणी को किसे, तो मौसली के नियम पर आधारित है, आपको याद रखना है। और किस पर, ये परमाणु संख्या पर आधारित है। जबकि इसके पहले जो था, जो बोलते हैं मेंडलीव का आवर्त सारणी, वो किस पर था, वो था परमाणु द्रव्यमान पे। तो क्वेश्चन ये भी पूछता है कि आधुनिक आवर्त सारणी किस पर बेस्ड है, तब याद रखना है मौसले के परमाणु क्रमांक संख्या के नियम पे। ठीक है, और इसमें क्या कहा गया कि तत्वों के गुण और उसके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। ठीक है, अब कुछ देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डाटा देखिए, इसको हम देखेंगे। देखिए इसमें क्या दोस्तों, परमाणु का आकार की बात करते हैं, तो परमाणु का आकार वर्ग में जब ऊपर से नीचे जाएंगे ना, वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे, तो इसमें क्या होगा, परमाणु का आकार क्या होता है, बढ़ता है। जबकि आवर्त में क्या होता है, आवर्त में जब 22 जाएगा दोस्तों ये घटता है। ठीक है, इसे देखिए मैं बात करता हूँ, अब बात करें परमाणु के आकार का। देखिए यहाँ है आवर्त सारणी। ठीक है, अब देखिए इसमें मैंने एक आसन लिया को समझाने के लिए। जैसे ये हो गया कौन सा, ये हो गया जिसको बोलते हैं वर्ग। ठीक है, और ये क्या हो गया, आवर्त। ठीक है, अब देखिए अगर आप वर्ग में कोई वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे, किसी भी ऊपर से नीचे आए, ऊपर से नीचे आएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु का जो आकार है वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ठीक है, जबकि क्या होता है, जबकि जब आवर्त में जाएंगे ना दोस्तों, आवर्त में जब ऐसे यहाँ से आगे बढ़ेंगे, इसमें क्या होगा, परमाणु का जो संख्या का आकार है वो यहाँ से घटने लगेगा। मतलब पहले इतना बड़ा था, फिर इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा, ऐसे कम होता जाता है। ठीक है, तो एक पहले तो प्रॉपर्टी ये हो गया। अब देखिए अगला प्रॉपर्टी क्या है, अगला क्या कर रहा है कि विद्युत जो धनात्मकता है वो क्या होती है, जब दोस्तों वर्ग में हम लोग ऊपर से जाएंगे नीचे क्या होगा, बढ़ती है, और आवर्त में दाएं से बाएं जाने पर घटती है। तो 22 घटती है। अब देखिए उसको समझेंगे। जैसे आपको हो गया विद्युत, बात हो रही है किसकी, विद्युत धनात्मकता का। तो देखिए जब ऊपर से जाएंगे दोस्तों, जब किसी भी आवर्त में, जब किसी भी वर्ग में ऊपर से जाएंगे, ऊपर से नीचे, तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारी विद्युत धनात्मकता है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, और आवर्त में क्या होती है, घटती जाती है। उसी से बात करूँ अगला, तो हमारे पास आनन ऊर्जा है। तो आनन ऊर्जा क्या होती है, उसी तरह से आनन ऊर्जा वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है, घटती है, और जबकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या हो जाएगी, बढ़ती है। उससे आगे बढ़ते देखिए नेक्स्ट हमारा कौन सा, विद्युत ऋणात्मकता। मतलब ये भी क्या होगा, तो वर्ग में जो ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगी, घटती है, और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। ठीक है, उसी से अगला नाम है इलेक्ट्रॉन प्रीति का। तो यहाँ भी देखिए सेम वही कंसेप्ट है, इलेक्ट्रॉन प्रीति। तो जब अब किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो घटेगी। ठीक है, और आवर्त में जब बाएं से आ जाएगा तो बढ़ेगी। इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन प्रीति क्या होती है, तो देखिए मान लीजिए आपका वर्ग हो गया। अब वर्ग में अगर आप मान लीजिए आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो ऊपर से नीचे आएंगे तो ये पहला हमारा लिथियम मिलेगा, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम, फिर फ्रांसियम। अब जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होती है, जैसे पहले यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ बात हो रही है किसकी, तो बात हो रही है इलेक्ट्रॉन प्रीति की। तो देखिए जो मतलब रिएक्शन में आने की क्षमता है वो लिथियम में जितना है उससे क्या होगा, उससे कम सोडियम होगा, उससे कम पोटेशियम है, उससे कम रुबिडियम है। मतलब जैसे ऊपर से आएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन की प्रीति हो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम होने लगती है। ठीक है, तो जो इनका जो रिएक्शन का जो अटैचमेंट है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। जो इसीलिए किसी भी वर्ग में देख लीजिए, चाहे वो इसमें आए, चाहे दो में, चाहे कहीं भी किसी वर्ग में जाएंगे तो क्या होगा, जो विरुद्ध हमारी ऋणात्मकता है, ठीक है, तो वो तो आपका क्या हो जाएगी, वो तो घटेगी ही, साथ साथ इलेक्ट्रॉन प्रीति भी घटने लगेगी। ये तब याद रखना है।
और लेकिन उसके जस्ट उल्टा होता है कौन सा, आवर्त में। दोस्तों आवर्त में क्या करेंगे, आवर्त में जैसे आप दाएं से बाएं से दाएं, कहाँ से, बाएं से दाएं जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन प्रति या ये जो हमारा विद्युत ऋणात्मकता है दोनों क्या होगी, वो हमारे यहाँ से बढ़ने लगेगी। जैसे मैं बात करूँ तो आपको याद रखना है, जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे देखिए दो लेते हैं धातु, जैसे यहाँ पे कोबाल्ट हो गया, ये निकेल हो गया और कॉपर। तो निकेल का जो है ना, निकेल का जो रिएक्शन होगा वो कॉपर से कम होगा, और जबकि जबकि कॉपर का निकेल ज़्यादा होगा। जैसे निकेल का ज़्यादा हो गया, कॉपर निकेल का कॉपर से कम होगा। तो अगर आगे बढ़ेंगे तो क्या बढ़ता जाएगा, जैसे पहले निकेल का कम, उससे ज़्यादा कॉपर का, उससे ज़्यादा जिंक का, ठीक है, उससे ज़्यादा गैलियम का, ठीक है। तो इस तरह से बढ़ता जाएगा। दोस्तों एग्जाम क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जैसे क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए मैग्नीशियम हो गया और एल्युमिनियम हो गया, तो पूछेगा दोनों में से सबसे अधिक क्रियाशील कौन है। तो आपको पता है कि जो इनकी जो जो क्रियाशीलता है वो क्या होती है, आगे सब जाएगी तो बढ़ती जाएगी। तो मैग्नीशियम का कम होगा और एल्युमिनियम का ज़्यादा होगा, क्योंकि देखिए आवर्त में क्या होगा, इससे जा रहा है बाएं से दाएं, यहाँ बढ़ेगी तो मैग्नीशियम का कम और एल्युमिनियम का ज़्यादा। तो इस तरह से आप जब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, समझेंगे, तो अपने आप आपका जो आवर्त सारणी के जितने भी नियम हैं वो सब क्या होने अपने आप याद हो लेंगे, ठीक है। और अभी आप रखना, देखिए पट ये जो 18 नंबर है, ठीक है, ये वाला, ये इसको बोलते हैं जो हमारा वर्ग क्या है, वर्ग हमारा 18 है दोस्तों, 18 हो गया, ये हो गया, वो सब याद रखना है, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, हमारा एक जो ये फ्रांसियम, क्लोरियम, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टर्टिंग, ठीक है, ये सबको याद रखना है, ठीक है। और साथ में ये वाला 18 नंबर तत्व वाला, जिसको अकेले गैस भी कहते हैं, जैसे 18 नंबर हो गया, ये सबको याद रखना है। हीलियम, निनॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेरॉन, रेडॉन, ठीक है, सबका नाम याद रखिए, इससे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन में कौन सा है दोस्तों, आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन है, जो वो SSC MTS प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, मैंने लिया है, क्योंकि मेरा ये कहना है कि जब आप प्रीवियस क्वेश्चन का सबसे अच्छा तरीका क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या होता है, किसी भी एग्जामिनेशन का एक आईना होता है जो आपको दिखाता है कि आपको क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या छोड़नी है। कंपटीशन दोस्तों मतलब इतना टफ नहीं है जितना आप लोग टफ बनाते हैं, ठीक है। कंपटीशन बस आपको बस समझना है दोस्तों कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, क्योंकि मटेरियल इतना ज़्यादा है, यूट्यूब से देखिए चाहे या किसी बुक में देखिए, उसमें सब कुछ आपके लिए पढ़ने के लिए जरूरी नहीं होता है, ठीक है। ऑल थिंग इज़ नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो आपको कैसे पता चलेगा, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। उस इसीलिए मैंने सबसे बेस्ट तरीका चुना है कि हम लोग क्या करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अच्छे से क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। उससे आपको चीज़ों जो है ना आपको कम से कम इतने जानकारी होगा कि हमको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, और उससे बट जितने भी फैक्ट्स होंगे उस सबको हम देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन अगर आगे इससे जैसे अगला जब एग्जाम है उससे क्वेश्चन से घुमाता भी ताकि उसे अच्छे पकड़ पाए, ठीक है। और आई एम श्योर कि अगर आप इसको अंत तक फॉलो करते हैं तो आपको इस एग्जामिनेशन में बेहद हेल्प मिलने वाला है, ठीक है। आप जब एग्जाम बैठेंगे तो आपको खुद पता चलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 3 नंबर, भारत ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ODI विश्व कप का किस वर्ष जीता था, ठीक है। अब देखिए चूंकि बात हो रही किसकी, ICC की, ठीक है। आपको याद रखना है दोस्तों, इसके अभी इसके अभी ICC की जो हमारा ICC है उसका भी हेड कौन है, तो ग्रेग बर्कले। कौन है, ग्रेग बर्कले, जो कहाँ है, न्यूजीलैंड का। आपको इसका नाम याद रखना है। चलिए अब जो की बात हो रही किसका, क्रिकेट का परिषद का, पहले आंसर देख लेते हैं दोस्तों। इसका जो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आंसर आपका हो जाएगा, बात करूँ 3 नंबर का, तो हो जाएगा 1983। क्या होगा, 1983। भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ODI विश्व कप कब किस बार हम लोग जीते थे, 1983 में, ठीक है। अब चूँकि अब जब बात हो रही है हमारी क्रिकेट की, तो आइए हम क्रिकेट संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं, जिससे एग्जामिनेशन क्वेश्चन बार बार बनता है। देखिए आपको ध्यान रखना है, क्रिकेट खेल का जन्मदाता इंग्लैंड को बनाता है, ठीक है। और दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब कहाँ पे, हेमिल्टन में 1960 के दशक में बना, और मेरीबलॉन क्रिकेट क्लब बना था, ठीक है। और क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच आपको पता ही होगा कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मेलबर्न में खेला गया था, आपको इतना रखना है। उसके बाद से आपको ये भी याद रखना है कि क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था क्या है, ICC की जगह मुख्यालय कहाँ पे है, दुबई में है। और इसका हेड कौन है, जैसे मैंने आपको अभी बताया, ग्रेग बर्कले, जो कि न्यूजीलैंड के हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए कुछ और परसेंट आपको याद रखना, पिच की लंबाई जो होती है वो कितना है, तो पिच की लंबाई बताना 22 का, याद रखना 20.11, क्वेश्चन पूछा गया है 20.11 मीटर जो क्रिकेट पिच का लंबाई होता है, ठीक है। और मैं बात करूँ आगे पर, देखिए अब इसमें जो इंपॉर्टेंट शब्दावली है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया दोस्तों, SSC ने बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। इसीलिए आइए हम एक बार जो जितने भी जो शब्दावली है क्रिकेट का उसको एक बार देख लेते हैं। जैसे चाइना मैन, बैट्समैन, बॉलर, विकेट कीपर, फील्डर, LBW कैच, हिट क्रिकेट, थ्रो, मेडन छक्का, चौका, वाइड, स्विंग, स्ट्रोक, कवर, मिड ऑन, ठीक है, विकेट, ओवर द विकेट, राउंड द विकेट, लेग स्पिनर,
ऑफ ए स्पिनर, ओवरथ्रो, गली, ओवर, स्लिप, कवर, फ्लाइंट, सीरी पॉइंट, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन और थर्ड मैन। ठीक है, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन और थर्ड मैन, शॉर्ट, पिच, हुक, डेड बॉल, रन आउट और पॉपिंग क्रीज। दोस्तों आपने अभी यहाँ पे जितने भी सारे वर्ड्स देखे ना यहाँ पे, वो सारे वर्ड किससे बने थे? क्रिकेट से। अब देखिए कुछ क्वेश्चन कहाँ से बना है? क्रिकेट से बना है। इसीलिए मैंने चाहा कि आपको क्रिकेट से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो क्रिकेट का मैं सब यहाँ पे बता दूँ। अगर क्वेश्चन मतलब आगे ये ना बनकर, अगर क्वेश्चन यहाँ से बनेगा तब उसको इजीली कवर कर पाएंगे। ठीक है, मेरा दोस्तों एक ही मकसद है कि अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो आपका आपके आने वाले एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो जिसमें आपको जीएस आता है, उसमें आपको मैक्सिमम आप उसमें स्कोर कर पाएँ। ठीक है, चलिए बातें अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा हमारा? मार्च 2022 में भगवंत मान देश के मुख्यमंत्री बने। उसकी बात किस हो रही है दोस्तों? बात किसकी? मुख्यमंत्री की बात हो रही है। अब देखिए, अब जो क्वेश्चन आ गया तो मान लीजिए हम इसका आंसर ढूंढेंगे, तो आंसर आपका पता ही होगा। आंसर क्या दोस्तों? आंसर क्या हो जाएगा? आपको पता ही होगा आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब में इसका आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब का। कहाँ का बने? पंजाब का। तो ये क्वेश्चन आपका आंसर मिल गया क्वेश्चन का 4 नंबर। अगर आप यहीं छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे तो क्या हम लोग क्या हो जाएंगे? हम लोग लॉस में चल जाएंगे। क्योंकि दोस्तों स्मार्ट तरीका पढ़ने का क्या है, अगर आप चाहते हैं कि कम समय से हमारा सिलेक्शन इंश्योर कर सकें तो आपको क्या करना है? जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछा है भगवंत मान से, आपको पता है कि ये पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आपको क्या करना है? ये क्वेश्चन जब हमारे हमसे टीसीएस ने पूछा है, जब हमसे जब क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में पूछा गया है, तो ये संकेत कर रहा है कि आपको ये हमने ये क्वेश्चन पूछ दिया भगवंत मान वाला, मुख्यमंत्री पंजाब का, लेकिन आपको हम ये क्या ये हमको ये दिखा रहा है, हमको ये आईना दिखा रहा है कि आपको एक बार सारे स्टेट्स के जितने भी सीएम हैं, गवर्नर हैं, सबका नाम पढ़ लेना चाहिए। इससे क्या होगा? हमको हेल्प मिलेगा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन अगले बार पंजाब से नहीं पूछे, किसी और से पूछे, तो क्या कीजिएगा? इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आप क्वेश्चन को पढ़िए तो उसके साथ जितने भी इंपॉर्टेंट डाटा है उसको देखिए। तो मैं तो हमेशा यही मेरा प्रयास रहता है कि आपको बेस्ट दूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके साथ ही, चूँकि क्वेश्चन से बना हुआ है, तो हम लोग जितने इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं और जो भी इस बार गवर्नर चेंज हुए हैं उनका सबका नाम देख लेते हैं, जैसा आपको याद रखना है। ठीक है, अब याद रखना दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश याद रखिए। अरुणाचल प्रदेश के अभी राज्यपाल चेंज हुए हैं, क्या हुआ है? केथीपत नाइक। और मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। ठीक है, उससे बात करिए आपका मिजोरम के अभी कौन है? कौन है? तनुसुईया उइके। और राष्ट्रपति थी, और सॉरी मुख्यमंत्री कौन है? तो एन बीरेन सिंह। ठीक है, आपको याद रखना है। और असम के कौन है अभी राज्यपाल? तो गुलाब चंद्र कटारिया। ठीक है, और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिश्वा शर्मा। उससे आगे बढ़ेंगे, देखिए आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश का सीएम कौन है? तो सुखविंदर सिंह सुक्खू। ठीक है, और उत्तराखंड के तो पुष्कर सिंह धामी। पंजाब का भगवंत मान, आपको पता ही होगा। हरियाणा का मनोहर लाल खट्टर। उत्तर प्रदेश का योगी आदित्यनाथ। बिहार का नीतीश कुमार। झारखंड का हेमंत सोरेन। और पश्चिम बंगाल का सीएम ममता बनर्जी। उड़ीसा का नवीन पटनायक। मध्य प्रदेश का शिवराज सिंह चौहान। छत्तीसगढ़ का भूपेश बघेल। और राजस्थान का अशोक गहलोत। गुजरात का भूपेंद्र पटेल। महाराष्ट्र का एकनाथ शिंदे। ठीक है, कर्नाटक का बसवराज बोम्मई। और गोवा का प्रमोद सावंत। और तमिलनाडु का पिनराई विजयन। और आंध्र प्रदेश का आपको बता दूं, सॉरी केरल का पिनराई विजयन। और तमिलनाडु का एम के स्टालिन। और आंध्र प्रदेश का जगनमोहन रेड्डी। और तेलंगाना का के चंद्रशेखर राव। ठीक है, और दोस्तों आपको अभी चेंज हुए हैं आंध्र प्रदेश का राज्यपाल का नाम याद रखिएगा। नाम क्या है? एस अब्दुल नज़ीर। वो क्यों ना जब भी चेंज हुए हैं, जो कि आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बने हैं, नाम याद रखिए एस अब्दुल नज़ीर, नए नए बने हैं। ठीक है, चलिए तो अब इसमें एक और याद रखिए, जम्मू कश्मीर का भी उप राज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। ठीक है, और लद्दाख का राधाकृष्ण माथुर। और दिल्ली का विनय कुमार सक्सेना। और यहाँ के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल, पता ही होगा। दोस्तों इतने भी इंपॉर्टेंट, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट जो जिससे एग्जाम क्वेश्चन बने हैं या जो भी हाल ही में चेंज हुए हैं, उनको नाम मैंने आपके सामने रख दिया। और ऐसा करता हूँ कि आप इस सीरीज़ का भरपूर आनंद ले रहे होंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन में कौन सा है हमारा दोस्तों? अगला है 5 नंबर क्वेश्चन। आप देख सकते हैं ऐसे एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन। चलिए, इसमें पूछा गया था कि सैयद अहमद खान ने 1975 में डैश में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना करी थी। अलीगढ़, कलकत्ता, दिल्ली, लाहौर। अब जो ये क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है, तो सबसे पहले हम इसका आंसर देखेंगे। आंसर करें दोस्तों, आंसर क्या हो जाएगा 5 नंबर का? वो हो जाएगा ए नंबर। कौन होगा? अलीगढ़। कहाँ पे? अलीगढ़ में किए थे। अब जो कि क्वेश्चन किससे बना हुआ है, हमारे जो जितने भी स्थापना की गई थी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का या संस्था का, तो हम लोग क्या करेंगे अभी इससे क्वेश्चन जो कि पूछा जा चुका है, इसलिए जो भी जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सारे संस्था का नाम देखेंगे और उसका स्थापना कहाँ हुआ है सबको देखेंगे। आइए इसको करते हैं फटाफट से। देखिए अब क्या देखना है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1984 में विलियम जोन्स ने। आत्मीय सभा का स्थापना राजा राममोहन राय ने। बिरान कॉलेज का राजा राममोहन राय ने। युवा बंगाल आंदोलन का राजा राममोहन राय ने। बर्मा समाज राजा राममोहन राय।
ठीक है। लैंड्स होल्डर्स सोसाइटी द्वारकानाथ टैगोर, तत्वबोधिनी सभा रविन्द्रनाथ टैगोर, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा दादाभाई नौरोजी और परमहंस मंडली गोपाल हरि देशमुख, ठीक है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन तो कौन, राधाकांत देव। और बात करूँ आपका मोहम्मद एंग्लो लिटरेटर्स सोसाइटी अब्दुल लतीफ़, और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन रविन्द्र नौरोजी, और पूना सार्वजनिक सभा एम.जी. रेनाडे, और प्रार्थना समाज केशव चंद्र के सहयोग से एम.जी. रेनाडे और आत्माराम पांडुरंग और देवेंद्रनाथ ठाकुर तीनों ने मिलकर किया था। अगला है अपना कौन था, इंडियन सोसाइटी, तो याद रखना है आनंद मोहन बोस, और ब्रज समाज का सपना आचार्य केशव चंद्र सेन। और अगला है कौन सा है, सत्यशोधक समाज, तो ज्योतिबा फूले, और अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसने किया था सपना, सर सैयद अहमद खान है। ये यही क्वेश्चन पूछा गया आपसे। और कब, 1875 में, याद रखना। इंडियन लीग की स्थापना किसने, शिशु कुमार घोष ने, कब, 1875 में। और आर्य समाज का स्थापना किसने किया था, तो किए थे स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में। और अगला है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में मैडम ब्लास्की और कर्नल अलकॉट ने। और अगला है कौन सा हमारा, तो आपको याद रखना है यूनाइटेड इंडियन कमेटी विमोच चंद्र बनर्जी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, 1885 में, किसने किया था, सूर्यनाथ बनर्जी ने, याद रखना। और इसका अध्यक्ष कौन थे, तो एवं ह्यूम ने। और आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला तक कौन सा, बेलूर मठ की स्थापना तो कब कब हुआ था, 1887 में, किसने किया था, स्वामी विवेकानंद ने। और अगला बढ़ते हैं, देखिए इंडियन शारदा भवन था ना, उसका किसने किया था, रमाबाई ने। और रामकृष्ण मिशन का स्थापना किसने किया था, स्वामी विवेकानंद, 1897 में किया था, आपको याद रखना है। और अगला है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किसने किया था, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था 1905 में। और मुस्लिम लीग का स्थापना किसने किया था, तो आगा खां और सलीम उल्लाह ने 1906 में। और अगला है कौन सा हमारा, विश्व भारती की स्थापना किसने किया था, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने 1912 में। और अगला है कौन सा, गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था, तो लाला हरदयाल और काशीराम मिलके 1913 में किए थे। और हिंदू महासभा की स्थापना किसने किया था, 1915 में, मदन मोहन मालवीय ने किए थे। और होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था, तो तिलक और इनोसेंट ने 1916 में। और आगे आते हैं और देखेंगे, जैसे याद रखना है जो हमारा खिलाफत आंदोलन था उसकी स्थापना किसने किया था, अली बंद ने। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना 1920 में एम एन राय ने, ठीक है। और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना 1920 में एम एन जोशी ने किया था। इसका अध्यक्ष कौन थे, लाला लाजपत राय। और अगर बात करें देखिए स्वराज्य पार्टी का स्थापना किसने किया था 1923 में, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। और अगर बात करते हैं देखिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना किसने किया था, सचिंद्र सन्याल ने 1924 में। अगला है बहिष्कृत हितकांडी सभा का स्थापना 1924 में किया था, बी आर अम्बेडकर ने। और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना 1925 में डॉक्टर हेडवेगर ने। और नौजवान सभा का स्थापना 1926 में भगत सिंह और छबील दास और यशपाल ने किया था। अगला है कौन सा, देखेंगे खुदाई खिदमतगार का स्थापना 1929 में अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। और हरिजन सेवक संघ का स्थापना 1932 में महात्मा गांधी। और अगला है कौन सा, फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किसने किया था, 1939 में सुभाष चंद्र बोस। और स्वतंत्र सैनिक पार्टी का स्थापना किसने किया था, बी आर अम्बेडकर। और आजाद हिंद फौज का स्थापना 1942 में रास बिहारी बोस। और ये जो थे रास बिहारी बोस, ये का नाम को याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। और अगला है कौन सा, आजाद हिंद सरकार का स्थापना 1943 में सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। चलिए अब आपको और नेक्स्ट चलते हैं। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन से आपको इतने सारे फैक्ट्स मैंने दिखाया, क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपको स्मार्ट तरीका, आपको अगर सीट पक्का करना है आने वाले एग्जामिनेशन में, तो आपको देखना बहुत ज़रूरी है, आपको इनसे पढ़ना है कि पढ़ाई सबसे बेस्ट यही है। आप इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क, ठीक है, क्योंकि हार्ड वर्क करने से आजकल कुछ बहुत जितना कुछ नहीं मिलेगा उससे ज़्यादा कुछ मिलेगा आपको स्मार्ट वर्क करने से, ठीक है। तो आपको हार्ड वर्क करना ही है, बस उसके साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कौन सा है, तो वेदांतम सत्यनारायण शर्मा किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन ए मोहिनीअट्टम, ऑप्शन बी कुचिपुड़ी, ऑप्शन 3 कथक, ऑप्शन डी कथकली, ठीक है। दोस्तों अगर मैं इसका सही उत्तर की बात करूँ तो सही उत्तर हो जाएगा कुचिपुड़ी। क्या हो दोस्तों, कुचिपुड़ी हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, चूंकि क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, शास्त्रीय नृत्य से, तो हमारा एक कर्तव्य बनता है कि जब मैं इस क्वेश्चन को पढ़ा, अगर क्वेश्चन एसएससी ने पूछा है तो हमारा एक कर्तव्य बनता है कि अगर हम उस एग्जाम को देने जा रहे हैं, अगर हमारा इस बार टारगेट है कि श्योर सिलेक्शन इस बार लेके रहना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है तो हम तुरंत इसके जड़ को पकड़ेंगे। जड़ क्या है कि इसका जो ऑप्शन है उस सबका ऑपरेशन करते हुए और जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं हमारे इंडिया का उस सबको पढ़ लेंगे फटाक से, ठीक है। तो आइए हम लोग उसको फटाफट पढ़ते हैं। चलिए आइए आप बात करते हैं पहले भरतनाट्यम का।
नाम याद रखिए, आपको पटना याद रखिए। इसका इंपॉर्टेंट जो कलाकार है वो कौन से हैं, तो यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, रुक्मणी देवी, ठीक है, और उंडवेल, आपको सरस्वती पद्मा सुब्रमण्यम, एस के सरोज, राम गोपाल, लीला श्यामसन, मुनानी साराभाई, विजंती माला, बाली, मालवीय की सरकार और प्रियदर्शनी गोविंद। ये सब किसके हैं कलाकार, तो भरतनाट्यम के, आपको नाम याद रखने हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला है कौन सा, कुचिपुड़ी, और अगला है इसमें देखिए, इसका नाम याद रखिए कलाकार का कुचिपुड़ी का, तो यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राधा रेड्डी, तो ये हो गया राजा रेड्डी, शोभन सुंदरी, वेदांतम सत्यनारायण। ये सब लोग किस संबंधित है, तो कुचिपुड़ी से। अगर देखिए अगला कौन सा, उड़ीसी, आपको इसे भी इस कलाकार का नाम याद रखिए, कलाकार का नाम, जैसे आपको नाम याद रखना, सोनल मानसिंह, ठीक है, किरण सहगल, माधवी मुदगल, रानी कर्ण, कालीचरण पटनायक, ठीक है, इंद्राणी रहमान, शेरोल लावेन, मृता बारवी, और मोहन महापात्र और केलुचरण महापात्र। ये सब किसके हैं, या पंकज चरण दास, ये सब किसके हैं, ये सब हैं उड़ीसी कलाकार हैं। दोस्तों कलाकार का नाम आपको याद इसलिए रखना है क्योंकि क्वेश्चन इससे काफ़ी बार एग्जाम पूछा गया है, डिफरेंट एग्जाम में, और चूंकि इससे क्वेश्चन आप इस पर बना हुआ है SSC-MTS में, तो इसीलिए हम लोग इसको पूरा पढ़ रहे हैं, ठीक है। कथकली याद रखना है, और नारायण मेनन, उदय शंकर, कृष्ण नायर, शांता राव, मृणाली साराभाई, आनंद श्रीरमन और कृष्ण कट्टी भाई। अगला कौन सा हमारा कथक, देखिए कथक का नाम याद रखिए, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज, सीतारा देवी, गोपाल कृष्ण, सोमना नारायण, मालविका सरकार, चंद्रलेखा, ठीक है, बिंदादीन महाराज, अच्छन महाराज और नारायण प्रसाद। और इनका नाम रखिए हेमा मालिनी। दोस्तों अभी आपने देखा ना जितने सारे नाम, ये सारे नाम जो है ना ये किस संबंधित हैं, कथक से। और चूंकि इस सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन कौन है, तो बिरजू महाराज, ठीक है, जो कि इसमें काफ़ी आगे तक इनका लाइफ में इसमें योगदान था। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, कुछ और नाम है देख लेते हैं। मुझे मणिपुर का देखिए, गुरु अमली सिंह, ठीक है, आतम सिंह, नल कुमार सिंह, झावेरी बहने, ठीक है, और सविता मेहता, कलावती देवी, चारू मथुर, सोनालिका सिंह, गोपाल सिंह, बिम्बावती। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना आपका, ये वाला सविता मेहतो, ये क्वेश्चन पूछा गया किसमें, SSCGL में अभी जो एग्जाम हुआ है, मणिपुरी, ठीक है। और मोहिनी में याद ना देखिए, कल्याणी अम्मा, भारतीय शिवाजी, रागिनी, हेमा मालिनी, ठीक है। अभी देखा ना पूछे, अभी हमने देखा था हेमालिनी, वो हेमालिनी किससे संबंधित है, मोनिटम से। क्वेश्चन क्वेश्चन हमारे एग्जाम क्वेश्चन पूछेगा कि हेमालिनी का संबंधित कौन सा है शास्त्रीय नृत्य, तब क्या देखना कौन सा, मोहिनीअट्टम, या श्रीदेवी, ठीक है, शांताराव, तारा निगियाडे और गीता गायिका। ये सारे नाम अभी देखा ना आपने, ये सब किससे संबंधित है, मोहिनीअट्टम से, ठीक है। तो दोस्तों इसमें हम लोग कंप्लीट जितने भी हमारा लोक नृत्य था सबको मैंने कवर कर लिया। आपको इस तरह से पढ़ने से एक ही फ़ायदा है कि आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। जो भी आपका क्वेश्चन पूछा गया, जितने भी फैक्ट्स है, मैं सबको एक जगह लगभग डिफरेंट बुक से कलेक्शन करके आपके लिए लाता हूँ। दोस्तों ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, मतलब मैं क्या बताऊँ, मेरा 3 से 4 घंटा समय केवल इस कंटेंट को तैयार करने में जाता है। दोस्तों इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको अगर किसी मेहनत आपको दिल से आ रही है पसंद, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि इससे क्या होगा, हमको मोटिवेशन मिलेगा कि ताकि मैं नेक्स्ट सीरीज जो है आप तक ला सकूँ उसी एनर्जी और उत्साह के साथ में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अकबर के शासनकाल में दौरान मुगल काल की राजस्व प्रणाली को कहा जाता था, क्या कहता था, इक्ता, जब्त, घरी और चराई। दोस्तों सबसे पहले इसका मैं बता दूं सही उत्तर क्या होगा, वो होगा कौन सा, जब्त। जब्त। अब ये कुछ क्वेश्चन कहाँ से बना है, मुगल काल से, और मुगल काल में किससे बना है, पहले आप पढ़े की पॉइंट को, मुगल काल, उसके बाद अकबर। चूँकि मुगल काल में बहुत सारे शासक हुए, अकबर थे, ठीक है, और बहुत सारे शाहजहाँ, ठीक है, इसका वो नाम बहुत सारा है, राहगीर थे। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें अकबर बारे में केवल पढ़ेंगे। आइए अब जितने उनके इनसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको देखते हैं। चलिए आपको याद रखना है दोस्तों, हाँ, दीन इलाही धर्म किसने चलाया था, तो अकबर ने, ठीक है। और दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला पहला हिंदू कौन था, तो बीरबल था। ये भी नाम याद रखना है। और आगे याद रखना कि अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी को अपना जगत गुरु माना था, किसको, हरिविजय सूरी को, ठीक है। और अकबर के शाही दरबार में जो है ना, इसने सूर्य की उपासना करवाई थी। और इन्होंने, देखिए दिया ना क्वेश्चन, इन्होंने ही रहस्य प्राप्ति की जब्त प्रणाली, जो आपके क्वेश्चन पूछा गया है, अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। अगला है अकबर के दीवान राजा टोडरमल, जो खत्री जाति से थे, 1580 में दहसाल बंदोबस्त की उनकी शुरुआत करी थी। और आपको भी याद रखना है कि गुजरात के अभियान के इतिहास स्मिथ ने संसार के इतिहास का सर्वाधिक दूरगामी आक्रमण कहा है।
और अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? अब्दुल समद था। और अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? तानसेन था। अब देखिए, अब अकबर के द्वारा कुछ किए गए इंपॉर्टेंट काम को देख लेते हैं। जैसे आपको याद रखना है, अकबर ने राज प्रथा का अंत कब किया था? 1562 में। और अकबर ने ही हर बदल से मुक्ति कब दिलाया था? 1562 में। और तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया कब किया था? 1563 में। और जजिया कर समाप्त कब किया था? 1564 में। और फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब की थी? और अपनी राजधानी जो है ना वो आगरा से फतेहपुर सीकरी लाया था 1571 में। और नेक्स्ट बात करेंगे इबादत, क्या नाम है, इबादत खाने की स्थापना 1575। और दीन इलाही धर्म की स्थापना 1582, ठीक है। और इलाही संत संघ की स्थापना आपका देखना 1583। और राजधानी लाहौर कब हुआ? तो 1585 में, ठीक है। और जो दसवंत और बसावन ने दो नाम था, ये किसके थे? तो अकबर के दरबार में चित्रकार थे, आपको नाम याद रखना है। अकबर के शासन काल में जो प्रमुख जो गायक है वो तानसेन थे, बाज बहादुर, ठीक है, बाबा रामदास और बैजू बाबरा थे, ठीक। आगे देखिए और कुछ नाम याद रखना है। और ये जो थे ना स्वामी बाबा हरिदास, ये पूछता है क्वेश्चन, ये जो है ना अकबर का समकालीन थे, आपको नाम याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए आपको भी याद रखना है कि इनके समय में ही हज़नामा जो है ना लिखा गया था, ठीक है, जो दास्तान अमीर हफ्ज़ा का एक कहानी है। आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको वही याद रखना है इसमें कि अकबर की जो शासन प्रणाली थी उसकी उसकी प्रमुख विशेषता क्या थी? मनसबदारी प्रथा। क्या थी? मनसबदारी प्रथा। क्वेश्चन पूछता है कि मनसबदारी प्रथा किसके समय लाई गई थी? तो अकबर के समय आपको याद रखना है। और अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे, शेख सलीम चिश्ती, ठीक है। और फाइनली अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1905 को हो जाती है और इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया जाता है, ठीक है। अब देखिए अभी अकबर के समय में कुछ इंपॉर्टेंट वो उसमें स्थापना हुए थे उसको देखेंगे। जैसे दिल्ली शाही महल, ठीक है, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा, जोधाबाई का मकबरा, ठीक है। इसके बाद इबादत खाना, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला, ये सब किस समय बना था? तो सब बना था अकबर के समय द्वारा, उसके द्वारा ही ये महत्वपूर्ण कृतियाँ सब स्थापना की गई थी। चलिए एक और क्वेश्चन पूछा दोस्तों, अकबर के दरबार में आपने सुना होगा कि उसके दरबार में 9 रत्न थे। आइए उनका एक बार 9 का नाम लिखते हैं, ठीक है। इससे क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि इनमें से कौन सा नहीं थे। एग्जाम कैसे पूछेगा कि अकबर के 9 रत्न में से इनमें कौन नहीं था? तो आपको कैसे, आप इसको सॉल्व कीजिएगा जब तक आपको 9 का नाम नहीं याद होगा। इसीलिए मैं आपसे इसको बार बार कहता हूँ कि आप इसको बार पढ़िए, ये बार बार पढ़ेंगे तो चीज़ अपने आप याद हो जाएंगी। और चलिए तो इसको पढ़ते हैं। पहला था 9 रत्न में नाम नहीं, देखिए अबुल फजल, फैज़ी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, रजामान सिंह, अब्दुल रहीम खान ए खाना, फ़कीर अजुद्दीन, मुल्ला दु प्याजा, अबुल फजल का बड़ा भाई फैज़ी, ठीक है। अब देखिए नाम एक बार फिर से देखिए मेरे साथ, अब्दुल फजल, फैज़ी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, रजामान सिंह, अब्दुल रहीम खान ए खाना और फ़कीर अजुद्दीन और मुल्ला दु प्याजा, ये 9 नाम क्या याद रखना दोस्तों। और आगे आप देखिए अब्दुल फजल का बड़ा भाई फैज़ी अकबर दरबार में राजकवि आशित था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको ये याद रखना है कि अबुल फजल ने ही अकबर नामक ग्रंथ की रचना की थी, जो कि दीन इलाही धर्म का प्रमुख क्या था? पुरोहित था, ठीक है। और मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना करी थी, आपको ये याद रखना है, ठीक है। और इसी के समय में महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ था, इसका नाम क्या था? रजनामा, ठीक है। और आपको अभी याद रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो जो था ना तुझे की बाबरी, ये किसने लिखा था? तो अब्दुल खाना ने, आपको याद रखना है। चलिए अब आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा इंपॉर्टेंट कौन सा है? तो इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसको हम देख लिया। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कौन सा? 8 नंबर। भारत सरकार की प्रमुख योजना उजाला ने जनवरी 2022 में 7 वर्ष पूरे किए। इस योजना के तहत बिजली मंत्रालय की विद्युत क्या किए थे? बिजली के पंखे, एयर कंडीशनर, एलईडी बल्ब, फ्लोरेसेंट ट्यूब। तो क्या दोस्तों इसका कौन सा? एलईडी बल्ब, आपको पता ही होगा। अब देखिए क्वेश्चन किससे पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया है किससे? सरकार की योजनाओं से पूछा गया, जितनी भी योजना है सरकार की उससे पूछा गया है। तो आइए उसको फटाफट हम देख लेते हैं। ये क्वेश्चन हो सकता है इस बार उजाला से बने, अगली बार किसी और से बन जाए, तो इसीलिए हमारा ड्यूटी है। ऐसे क्वेश्चन पूछा है टीचर्स ने तो हमको पूरा कैसे पढ़ना ही पढ़ना है। देखिए आगे बात करते हैं। देखिए नमामि गंगे योजना क्या है? तो पता ही होगा, नाम से स्पष्ट है। शुरुआत हुई थी 10 जुलाई 2014 को, याद रखना है। अगला है प्रधानमंत्री जनधन योजना, ठीक है। शुरुआत हुई थी 28 अगस्त 2014 को
और इसका लक्ष्य क्या है कि सभी परिवारों को कम से कम एक एक बैंक खाता हम लोग खुलवाएं। और लाभ तो 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा और 30,000 रुपये की जीवन बीमा। अगला कौन सा, मेक इन इंडिया। तो शुरुआत हुई परिषद नंबर 14 को शुरुआत होती है और उद्देश्य क्या है, देश में मैन्युफैक्चरिंग स्थापना को बढ़ावा देना। ठीक है। अगला है कौन सा हमारा, मिशन इंद्रधनुष। आपको याद रखना है इसका इसका मेन लक्ष्य क्या है, याद रखिए। तो इसका है 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के रूप में लक्ष्य को प्राप्त करना। ठीक है। और से बीमारियाँ 7 हुए, जैसे आपको डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस, ठीक है, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी। चूँकि हमारे जो ईंधन होता है उसमें कितने रंग होते हैं, 7 रंग, इसीलिए यहाँ भी बीमारी का नाम 7 रखा गया है। ठीक है। अगला कौन सा हमारा, याद रखना आपको, हृदय योजना। हृदय योजना में क्या कहा गया है कि 12 शहरों को चुनकर उसका हम लोग क्या करेंगे, सांस्कृतिक विकास करेंगे। अगला कौन सा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इसमें क्या कहा गया कि जो हमारी जेंडर गैप है उसको कम करने के लिए, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रावधान भी है। जैसे इसमें ये कहा गया है कि अगर अपनी बेटी को, मतलब बेटी जन्म लेती है उसके नाम से एक खाता खुला जाएगा। ठीक है। वहाँ पे आपको प्रीमियम कुछ वहाँ पे, मतलब जब बच्ची जब शादी अलग हुई तो वहाँ पे जो सरकार कोई पैसा जमा करेगी और पैसा के जो इंटरेस्ट मिलेगा उससे बढ़ते बढ़ते उसके शादी तक वो अच्छा खासा अमाउंट हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद में सारी टाइम उसको यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला कौन सा हमारा, अगला जो है ना, जैसे अगला कौन सा योजना, उजाला योजना। उससे इससे क्वेश्चन पूछा गया, अभी आपने देखा उसको, क्वेश्चन इससे बना था। कौन सा है, उजाला योजना। ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है, कि बिजली की खपत को कम से कम करने के लिए एलईडी बल्बों को कम मूल्य पे, इसका नाम है एलईडी बल्ब। इसको बना था ना अभी एग्जामिनेशन में। अगला है हमारा अटल पेंशन योजना। आपका याद रखना है इसका उद्देश्य क्या है, तो 18 से 40 वर्ष की आयु का कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा बैंक में जमा किए गए रुपये पर 1,000 रुपये तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। और अगला देखिए आपको प्रधानमंत्री आवास योजना। तो 22 तक 2 करोड़ उपहारों का निर्माण कराना। और डिजिटल इंडिया मिशन, तो 1 जुलाई 2015 को सभी सरकारी सेवाओं से इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से जनता को उपलब्ध कराना। दोस्तों जितनी इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं हमने उनको देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 9 पर आते हैं। 9 क्या कहता है कि इनमें से कौन सा भारत का पड़ोसी देश है, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, रूस और मालदीव। तो उसकी बात को सेकेंड सरकार चेंज करेगा दोस्तों, वो जगह कौन सा, डी नंबर, मतलब कौन है, तो मालदीव है। ठीक है। कौन है, तो मालदीव है। जी क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, पड़ोसी देश से। तो आइए उसकी पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है। देखेंगे पड़ोसी देशों की 7 सीमाओं की लंबाई बारे में देखेंगे। जैसे बांग्लादेश आ जाते हैं। बांग्लादेश, इसकी सीमा किस देश से लगती है, किस राज्य से लगती है, इंडिया के। तो देखिए पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम। उस तरह से बात करूँ आपका चीन की सीमा लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम से लगती है। पाकिस्तान की सीमा किससे लगती है, तो राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात और पंजाब। और नेपाल की सीमा उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। म्यांमार, तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। भूटान की सीमा असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ठीक है। और अफगानिस्तान का लद्दाख और पाकिस्तान। आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अब देखिए इसमें देखिए बस याद रखना है कि भारत की कुल 16 जो 16 राज्य हैं पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं। ठीक है। और भारत की जलीय सीमा जो है ना, वो समझ 7 देश हैं। जैसे कौन कौन है, तो आपको याद रखना है पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड और इंडोनेशिया। ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन से हम लोग दोस्तों इतनी सारी जानकारी प्राप्त कर ली। चलिए आगे बढ़। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से जो होता है, B1, B5, B3, B2। तो इसका सही क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा कौन सा, 10 का C, मतलब B3 हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा किससे, क्वेश्चन पूछा गया है विटामिन से। तो आइए देख लेते हैं सारे विटामिन के कमी से होने वाले लोग को फटाफट एक नए अंदाज में। चलिए इसको शुरू करते हैं। आपको याद है दोस्तों, जो हमारा विटामिन ए है ना, उसका वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल। ठीक है। उसकी कमी से कौन सा रोग, रतौंधी। ठीक है। संक्रमण खतरा, जीरोप्लेथेमिया। और विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन, इससे कमी से रोग होता है बेरी। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लाविन, उससे कमी से रोग होता है त्वचा का फटना। ठीक है। आँख का लाल होना। ठीक है। जीहा का फटना। और विटामिन B3 की कमी से तो पेलाग्रा रोग होता है, जो कि आपके जो भी क्वेश्चन देखें आप ही ना, उसमें ये पूछा गया। विटामिन B5 में बाल सफ़ेद होना। ठीक है। मुँह मंद बुद्धि का होना B5 में।
ठीक है। और विटामिन B6 में इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, पायरिडॉक्सिन। इसकी कमी से कौन सा होता है, एनीमिया होता है, त्वचा रोग होता है। और विटामिन B7 की कमी से बायोटिन, लकवा, शरीर में दर्द और बालों का गिरना। और विटामिन B12 में साइनोकोबालामिन, एनीमिया और पांडुरोग हो होता है। विटामिन बी सी का वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से रोग होता है एस्कॉर्बी, मसूड़े का फूलना। और विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम कैल्सीफिरोल। इसकी कमी से रोग होता है कौन सा, रिकेटस, ठीक है, और ऑस्टियोमलेशिया। चलिए, विटामिन की कमी से कौन सा होता है, तो जनशक्ति की कम हो जाना। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, टोकोफिरोल। और विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, रक्त का थक्का न होना। इसका क्या है वैज्ञानिक नाम, फिनोक्विनोन। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है, तो दक्कन संस्कृति को प्रतिबिंबित करने वाला 5 दिवसीय दक्कन महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो बात करूँ आंसर का, तो चेंज करेगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, 11 का डी, मतलब आंध्र प्रदेश। क्या जाएगा, आंध्र प्रदेश। अब चूँकि बात हो रही किससे, बात हुई है हमारा किससे, पूछा क्वेश्चन किससे, महोत्सव से। मतलब आइए एक बार हम जो भी हमारा महोत्सव है जो हमारे इंडिया में विभिन्न विभिन्न राज्यों में आयोजित किए जाते हैं उनको एक बार देख लेते हैं फटाफट फटाफट अंदाज में। ठीक है, चलिए, तो सबको याद रखना है। लोसार महोत्सव, स्पुतनिक गस्टर महोत्सव कहाँ, लद्दाख में। खेलो इंडिया जो जास्कर विंटर स्पोर्ट्स उत्सव, जास्कर कारगिल में। संगाई अंबूर फाल्कन फेस्टिवल, मणिपुर में। भारत डोर महोत्सव, नई दिल्ली। हार्बिन महोत्सव, नागालैंड। ठीक है, और डोल उत्सव या डोल जात्रा 2022, पश्चिम बंगाल। चाप चार कूट त्यौहार, मिजोरम, कहाँ पे, मिजोरम। और शीतल षष्ठी, राजपर्व, बाली यात्रा, उड़ीसा। और लेवेंडर कंचोत, हर्बल, हेरथ, पुष्कर, ये सब कहाँ का, जम्मू कश्मीर का। और आदि महोत्सव, मध्य प्रदेश। ठीक है, और अगला बात करते हैं, देखिए, रथ रथ सप्तमी महोत्सव, आंध्र प्रदेश। और अम्बुबाची मेला या बैखो उत्सव, कहाँ का, असम। और बात करूँ त्रिपुर पूरब महोत्सव, तो केरल का। और सरहुल त्यौहार 2022, झारखंड का। ठीक है, और खारची महोत्सव, त्रिपुरा का। और आगे बात करूँ तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव, पुडुचेरी। और नौवा नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2022, गुवाहाटी। और आम महोत्सव 2022, लखनऊ। और कलरव पक्षी महोत्सव, बिहार, जमुई। और आगे बात करते हैं वाचुंगा महोत्सव, असम। और मारू महोत्सव, उत्तराखंड, सॉरी, राजस्थान। और लोसांग, सिक्किम। और सूरजकुंड 15वां जो मेला लगा था, अंतर्राष्ट्रीय मेला, वो कहाँ पे, तो फरीदाबाद, हरियाणा। और माधवपुर मेला, गुजरात। और वालोंग मेला, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट हमारे जो उत्सव थे, महोत्सव थे, सबको मैंने देख लिया। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कौन सा है, तो 12 नंबर क्या कह रहा है कि 12वें संविधान, सॉरी 44वें संविधान संशोधन द्वारा किस मौलिक अधिकार को हटा दिया गया था। ठीक है, तो पहले इसका ऑप्शन देखिए। ऑप्शन है अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा, दूसरा है संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण, तीसरा है उपाधियों का अंत, और चौथा क्या है, शिक्षा का अधिकार। दोस्तों अगर बात को सही से कहा तो सही से करें दोस्तों, सही जगह बी नंबर, संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण को। ठीक है, अब देखिए आपको याद रखना है, जो क्वेश्चन पूछा है किससे, मूल अधिकार से पूछा गया था, आपको याद रखना है मूल अधिकार में। ठीक है, मूल अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में से थे, जो कि देश से लिया गया है, तो किससे, यूएसए से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और कहाँ से कहाँ तक, तो 12 से लेकर 25 तक है। ठीक है, इससे पहले संपत्ति का अधिकार था, इसको हटाकर अब कहाँ भेज दिया गया, वो चला गया किसमें, मुझे 300 का ही में। चलिए अब बात करते हैं किन से, रखना है कि जो हमारा मौलिक कर्तव्य है वो किससे लिया गया है, तो सोवियत रूस से। ठीक है, और हमारे नीति नियत तत्व है वो कहाँ से लिया गया, तो आयरलैंड से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय को कुछ याचिकाएं रिट जारी करने की शक्ति दी है। संविधान में इन याचिकाओं के कितने प्रकार वर्णित हैं, तो आपको याद रखना कितने प्रकार, 5, कितने प्रकार, 5 है। अब देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जो अनुच्छेद 32 है ना, वो सर्वोच्च न्यायालय के विशेष रूप से उत्तरदायी ठहराता जाता है, और कि वह मौलिक अधिकारों का लागू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करे। और न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रतिचरण, ठीक है, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्पीड़न। 5 है ना दोस्तों, कौन था 5 है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। ये पाँचों क्या बोलते हैं, वही रिट बोलते हैं, मतलब रिट, ये 5 रिट जारी होते हैं किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है,
तो वो है श्री हरमंदिर साहिब पंजाब के किस शहर में स्थित है? बठिंडा, अमृतसर, कपूरथला और पटियाला। दोस्तों इस क्वेश्चन तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा जो होगा बी नंबर अमृतसर। क्या होगा? अमृतसर। तो ये क्वेश्चन कैसे बना है? हरमंदिर साहिब से, ठीक है। ये क्या है? एक कोई एक पर्यटन स्थल है। तो आइए हम इंडिया के जितनी भी स्थल है पर्यटन उनका नाम देख लेते हैं एक बार फटाफट, कौन कहाँ पे है। जिससे आपको याद रखना है दोस्तों, नाम देखिए आपको याद रखना है। ये जो गुफा है एलिफेंटा गुफा, वो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, ठीक है। एलोरा गुफा महाराष्ट्र में, ठीक है। और मदन महल आपको कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश में, ठीक है। धार किला कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। और गोलकुंडा का किला कहाँ पे है? हैदराबाद, ठीक है। और कुतुब मीनार कहाँ पे है? दिल्ली में। ढाई दिन का झोपड़ा कहाँ पे? अजमेर में। और हौज खास दिल्ली। और किशोर सागर कोटा राजस्थान। और बूंदी का किला बूंदी राजस्थान। कीर्ति मीनारें अहमदाबाद गुजरात, ठीक है। आगे बढ़िए और नाम पढ़ते हैं। जैसे याद रखना है जो हमारा डिंग महल है वो कहाँ पे है? तो राजस्थान में, ठीक है। और रानी की बाड़ी कहाँ पे है? बूंदी राजस्थान, ठीक है। और जूनागढ़ किला कहाँ पे है? बीकानेर राजस्थान। और सिरगढ़ किला कहाँ पे है? धौलपुर राजस्थान। और जंतर मंतर जयपुर राजस्थान, जो स्वाई जयसिंह ने बनाया था। और मैं बात करूँ आपका आगे, तो याद रखना है जो हमारा है कौन सा हवा महल, वो कहाँ पे है? जयपुर राजस्थान। और आराम बाग कहाँ पे है? आगरा, ठीक है। और हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है? दिल्ली। लाल किला दिल्ली, ठीक है। और शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार। और फतेहपुर सिकरी आगरा उत्तर प्रदेश। और आगरा फोर्ट आगरा उत्तर प्रदेश, ठीक है। अकबर तक याद रखना है। और जहांगीर का महल कहाँ? आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश। और अकबर किला इलाहाबाद। और चश्मा शाही जम्मू कश्मीर। और ताजमहल आगरा। और निशांत बाग जम्मू कश्मीर। चीनी का रोज़ा आगरा। शीश महल आगरा। खास महल आगरा। दीवाने खास आगरा फोर्ट। और बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ। छोटा इमाम बाड़ा, ठीक है, लखनऊ। टीपू का महल बेंगलुरु कर्नाटक, ठीक है। और गोलघर पटना बिहार। पादर की हवेली पटना बिहार, ठीक है। और बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र। और जंतर मंतर दिल्ली। विवेकानंद मेमोरियल रॉक कहाँ पे है? तमिलनाडु। और बेलूर मठ कोलकाता पश्चिम बंगाल। और शांति निकेतन कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल। और साबरमती आश्रम ये आपका अहमदाबाद में पड़ेगा। और बात को आगे आपका, तो गेट ऑफ इंडिया मुंबई। जिम कार्बेट पार्क नैनीताल उत्तराखंड। इंडिया गेट नई दिल्ली। राष्ट्रपति भवन दिल्ली। और अफगान चर्च मुंबई, ठीक है। और चार मीनार हैदराबाद तेलंगाना। और कांचीपुरम का मंदिर चेन्नई। और कोणार्क मंदिर पुरी उड़ीसा, जिसको नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। और अगर बात करते हैं देखिए आपका कहाँ पे? दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान। और गोविंद देव कार्ड मंदिर ये वृंदावन। और विष्णु मंदिर गया बिहार, ठीक है। कुछ और मंदिर देखते हैं एक बार। हरमंदिर पटना बिहार, ठीक है। और अगर तो देखिए स्वर्ण मंदिर की स्वर्ण छत अमृतसर पंजाब, ठीक है। जैन मंदिर अजमेर राजस्थान। रंगजी मंदिर वृंदावन, ठीक है। अकबर को देखिए और शेरशाही मस्जिद पटना। और पत्थर मस्जिद पटना। और जामा मस्जिद आगरा। और मोती मस्जिद आगरा। और मोती मस्जिद दिल्ली कोट। और अकबर को देखा कौन सा? चार शरीफ श्रीनगर कश्मीर। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता पश्चिम बंगाल। केंद्रीय सचिवालय नई दिल्ली। और अंकोर का मंदिर कंबोडिया, इसको सूर्य वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट से जितने भी जिस क्वेश्चन बना था सब मैंने देख लिया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा? इनमें से कौन सी पुस्तक भारतीय लेखक आर के नयन द्वारा लिखी गई है? ठीक है। द वाइट टाइगर, थिंक लाइफ मॉन्क, द शैडो लाइन्स और मालगुडी रेज। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 15 का डी नंबर मालगुडी डेज, ठीक है। तो जो क्वेश्चन पूछा किससे? भारतीय लेखक के बुक से। ताइए हम इसको सारे जितने भारतीय लेखक हैं जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं सबका लिस्ट एक बार देख लेते हैं फटाफट तरीके से। चलिए हम लोग देखेंगे फटाफट से। देखिए आपको याद रखना है प्रवर्तन द्वितीय का बुक कौन सा है? सेतुबंध। और विष्णु शर्मा का पंचतंत्र। रसखान का प्रेमवाटिका, ठीक है। शूद्रक का मृत कटिकम मिठे खिलौना। और वात्स्यायन का कामसूत्र। और जीमूत वाहन का दायभाग। और पिरविनी का नेचुरल हिस्ट्री। दंडी का 10 कुमार चंद्रम अवन सुंदरी। और अशोक घोष का बुद्ध चरित्र। और वाण भट्ट का कलम्बरी। अमर सिंह और अमर कोश फिरदौसी शाहनामा। सूरदास साहित्यकारी सूर्य सागर। और बात करते आगे आपको देखिए आगे रखना है कौन सा? तो फिरदौसी शाहनामा हो गया। उसके बाद आपको रखना है गुलबगन बेगम हुमायूं नामा, ठीक है। अब रविन्द्रनाथ टैगोर चित्रागंधा गीतांजलि विसर्जन गार्डनर, ठीक है। गोरा और चंडालिका किसेंट मून द डांसर पोस्ट ऑफिस किंग ऑफ डार्क चैम्बर 3 एकांकी नाटक से किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगर देखिए
अगला कौन सा, मधुसूदन गुप्त का नाम याद रखिए। भारत भारती किसने लिखा है, मधुसूदन गुप्त ने। और अमृता प्रीतम द डेथ ऑफ अ सिटी, कागज ते कैनवास, ठीक है। और खुशवंत सिंह का नाम याद रखिए, इंदिरा गांधी रिटर्न्स, खुशवंत सिंह लिखा है, ठीक है। अगला नाम इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो है विजय तेंदुलकर, सखाराम बाइंडर और वेद व्यास भगवद गीता महाभारत। और इंदिरा गांधी इंटरनल इंडिया, ठीक है। जयशंकर प्रसाद कमायनी आंसू लहर। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अनामिका परिमल और माधवी वर्मा यामा। और नयनतारा सहगल द वॉइस ऑफ फ्रीडम, ठीक है। और वी एस नेपाल एरिया ऑफ डार्कनेस। और विशाखापट्टनम मुद्राक्षस। और पाणिनि अष्टाध्यायी, ठीक है। और कलहड़ राजतरंगिणी और चाणक्य अर्थशास्त्र। और बात करूँ आपका कालिदास का, तो कुमार संभवम रघुवंशम अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है। मेघदूत, ये सब किसने लिखा, कालिदास ने लिखा। और गीत गोविंद जयदेव। और मालती माधव और उत्तरामचरित्र, ये किसने लिखा, तो भवभूति ने। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हर क्वेश्चन कौन सा हमारा अगला है, निम्न में से किसी उनके भांगड़ा संगीत कारण भांगड़ा का राजकुमार कहता है, दिलजीत दोसांझ, सुखबीर सिंह, अरिजीत सिंह और शान। इसका तो बात को सही से कहा, तो सही क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा आपका बी नंबर। किसको, सुखबीर सिंह को कहता है, किसको। अब जो बात हुई किसे, भाखड़ा, भांगड़ा से, भांगड़ा का एक क्या है, नृत्य है। भांगड़ा का एक संगीत है। तो इसीलिए आइए हम लोग उसको एक बार जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट हैं उन सबको देख लेते हैं, सारे इंडिया के। अरे कुछ लोक नृत्य के बारे में बात करेंगे। झारखंड का है छऊ, सरहुल, जटजटीन, कर्मा, ढांगा, विदेशिया, सोहराई, सब कहाँ का, झारखंड का है। गढ़वाली, कुमायूं, कजरी, झोरा, रासलीला, चपाती, सब कहाँ उत्तराखंड का है। कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, कुंभी, सिद्धि, मधुरी, छड़ी, ये सब कहाँ का है, ये सब है आंध्र प्रदेश का, ठीक है। और बात करता हूँ आपका पंडवानी, गौरी, कर्मा, झूमर, ठीक है। डांगला, पाली, टपाली, नवारी और दीवारी, ये सब कहाँ का, छत्तीसगढ़ का। अगला नाम कौन सा, हिमाचल प्रदेश, याद में रखिए। दमान, छपेली, महाथू, नंगी, नटी, डोंगी, चंबा, थाली, झैता, डफ और डंडा नाच, ये सब कहाँ की रहती है, कहाँ की, तो हिमाचल प्रदेश की है। अगर बात करूँ तो गरबा, डांडिया, टिपानी, जुरियन, परिहाड़ी, ये सब लोग ने कहा किया, तो गुजरात की। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, असम का बिहू, ठीक है। नट पूजा, ठीक है। खेल गोपाल, नाम याद रखना, ठीक है। कली गोपाल, ठीक है। बुगू बुगू रुम्बा, अंकिया नाट्य, सब कहाँ का है, असम का। अगर देखिए पश्चिम बंगाल का, गंभीरा, ढाली जात्रा, बाउल, मरसिया, ये सब कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का। और कथकली, ओटम थुलाल, मोहिनीअट्टम, कालीअट्टम, ये सब कहाँ की, केरल की। अगला है मणिपुर, याद रखिए मणिपुर, शास्त्रीय रखाल, नटरास, महाराष्ट्र, रखो दादी। उड़ीसा का याद रखिए, उड़ीसी, सवारी, धुमरा, पैका, मुरड़ी, छऊ, ये सब कहाँ का, उड़ीसा का। अगला है राजस्थान का, याद रखिए झूमर, फुंदी, पनिहारी, जिनाद, गणगौर, इस कहाँ का, राजस्थान का। और महाराष्ट्र का देखिए लावड़ी, नगटा, कोली, झीलम, गफ्फा, बोधा, घोरीचा, ललिता, तमाशा, मौनी, ये सब कहाँ का है, महाराष्ट्र का। और अगला है लाहो, बांग्लादेश, कहाँ की, मेघालय की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे को याद रखिए गोवा का मांडी इंपॉर्टेंट है। और आंध्र प्रदेश का मुखौटा नृत्य याद इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक का यक्षगान, कुनीता, करगा, लांबी। और पंजाब का भाखड़ा, गिद्दा, डफ, धमाल। तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया, अभी क्वेश्चन बटन उसमें क्वेश्चन पूछा गया अभी जस्ट में, जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उसी में है। अगला मिजोरम का खानटम, पखुबिला, चेरकोन। और तमिलनाडु का देखिए भरतनाट्यम। और जम्मू कश्मीर का हिकात, मंजास, कूच, दंडी नाच, ठीक है। और यूपी का रासलीला, नौटंकी, झूला और कजरी, जदा और चाचरी, जैता, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा हमारा, भारत के ब्रह्मपुत्र नदी में किस राज्य में प्रवेश करती है, पंजाब, मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों बात करूँ आंसर का, तो सही उत्तर क्या दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा कौन सा, डी नंबर, कहाँ से, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अब देखिए बात करें नदी की, तो आइए जितनी जितनी इंपॉर्टेंट शहर है उसको पता करेंगे वो किस नदी के किनारे बसे हुए हैं। आइए देखते हैं फटाफट से। कैसे, आप क्या रखना है, कनौज गंगा नदी बसा हुआ है, श्रीनगर झेलम नदी, सूरत ताप्ती नदी, हैदराबाद मूसी नदी, मथुरा यमुना नदी, जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी, अहमदाबाद साबरमती नदी, पंढरपुर भीमा नदी, बरेली रामगंगा नदी, जंदलपुर इंद्रावती, ठीक है। और गोरखपुर राप्ती। और संभलपुर महानदी, श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी, ठीक है। और जौनपुर गोमती नदी, और अच्छा बेतवा नदी। और वाराणसी गंगा नदी, लुधियाना सतलज नदी। और तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी।
और मैं बात करूँ आपका बैतुल तो ताप्ती नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला को हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, तो निम्न में से किसे भारत के सभ्यता के इतिहास में नया पाषाण युग के रूप में जाना जाता है। अनुपूरपाषाण, मध्य पाषाण युग, ठीक है, पूर्वापाषाण और नवपाषाण। दोस्तों मैं बात करूँ आंसर का तो सही उत्तर क्या जगह, वो जगह कौन सा, डी नंबर, मतलब कौन सा, नवपाषाण युग। भाई कुछ हमारे से जितने भी ये जो युग दिख रहे हैं आप इस युग से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पूछ लेते हैं, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन बार बनता है। जैसे आपको याद रखना है कि इतिहास का विभाजन जो उसको क्या कहते हैं, उसे प्रागैतिहासिक और आर्यसाहित्यिक और इतिहास में उसे 3 भाग में बांटा गया है। और बात करें आपका इंपॉर्टेंट का, तो देखिए जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं होता उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं क्या बोलते हैं, प्रागैतिहासिक। आपको याद रखना है, क्वेश्चन बार पूछा गया है। अगला है आपको देखिए ज्ञानी मानव का जिसको बोलते हैं क्या, होमी सेपियंस। ये धरती पर आज से लगभग 30 से 40 हज़ार वर्ष पूर्व पहले आए थे, सबसे पहले। और पूर्वापाषाण युग में जिसको बोलते हैं हम लोग पूर्वपाषाण काल, इसमें मानव के जीविका की मुख्य आधार क्या था, तो शिकार और शिकार, ठीक है। और आग का आविष्कार किस कारण हुआ, तो याद रखना है पूर्वापाषाण काल में। और पहिए का नवपाषाण काल, तो दोनों का याद रखिए कौन सा, तो आग का याद रखिए, आग का हुआ था पूर्वापाषाण में, जबकि पहिए का नवपाषाण काल में, ठीक है। और मनुष्य की स्थायी निवास की उत्पत्ति नवपाषाण काल से में हुई। और उससे पहले कुत्ता का पालतू बनाया गया। मनुष्य सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग नहीं करता। आपको क्या करना है, मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग किस में किया था, तो सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया था, ठीक है। ऐसा ऑप्शन देता है लोहा भी, तो लोहा ऐसा नहीं होगा। और भी अजार था, इसको कुल्हाड़ी भी था, याद रखना है। और किसी का याद रखिए, किसी का आविष्कार कब हुआ था, तो पूरा पाषाण काल में। कब हुआ था दोस्तों, सॉरी किसमें हुआ था, नवपाषाण काल में। फिर से देखिए किसका आविष्कार, नवपाषाण काल, ठीक है। आग का आविष्कार, ठीक है, नवपाषाण काल, जबकि हल का आविष्कार, आग का आविष्कार पूर्वापाषाण काल, पहिया का आविष्कार नवपाषाण काल, ठीक है। और अब याद रखिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, ये वाला किसका आविष्कार, नवपाषाण काल, ठीक है। तीनों का काल याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपको बस एक याद रखिए कि भारत में जो है ना रॉबर्ट ब्रूसफुट, ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में पूर्वापाषाणकालीन औजारों की खोज की थी, ठीक है। बस ये नाम से याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, मशरूम चट्टानों का निर्माण, ठीक है, देश कारण होता है, ठीक है। पर इसका ऑप्शन देखिए, ठीक है। चलिए उसका बताऊँ सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा 19 का कौन सा, डी नंबर, मतलब हवा के अपरदन के कारण, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा, अगला क्वेश्चन है, चलिए इसको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं। जैसे आपको नाम पर्वत याद रखना है, पर्वत आपका ब्लॉक पर्वत में आपको याद रखना है किसका, मतलब इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे आपको याद रखना है वॉल्जेस, ब्लॉक फॉरेस्ट और साल्ट रेज, ये सब किसका है, तो सब ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला याद रखिए बलित पर्वत, याद रखना है किसमें, जैसे आपको इसमें क्या होता है कि जो भूपटल पर मिट्टी, बालू, संकर और पत्थर लावा के स्थान पर एक स्थान में जमा हो जाते हैं, इसका से पर्वत बनता है, ठीक है। इसमें आपको बस ये याद रखिए। और होता है कौन सा, बलित पर्वत, इससे क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। जैसे इसका एग्जाम्पल आपको याद ही रखना पड़ेगा, हिमालय हो गया, हिमालय, आल्प्स, यूराल, रॉकीज, एंडी, जैसे किसका उदाहरण है, उदाहरण है किसका, बलित पर्वत का। सब एग्जाम्पल इसका याद रखिए। अब बताते हैं विश्व की विशाल बलित पर्वतों की रचना आज से लगभग 30 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर माउंट किलिमंजारो, ठीक है। और मतलब माउंट किलिमंजारो कहाँ पे, ये है तंजानिया में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, तो आवृतबीजी एंजियोस्पर्म को बीच में ही मौजूद बीज पत्रों कॉर्टेज की संख्या के आधार पर समूह में बांटा गया है। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा उसका ए नंबर, 2 भाग बांटा गया है। आइए उसका इंपॉर्टेंट देख जैसा आपको याद रखना है, आपको यहाँ से देखिए, यहाँ लिखना है आपको कौन सा, अपोस्मोद्विद, ठीक है। इसका प्रकार 3 ठो है, आपको याद रखना है, ये थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ठीक है। और थैलोफाइटा का फिर 2 बार बढ़ता है, शैवाल और कवक। और ब्रायोफाइटा में आपको फिर आपको याद रखना ऐसी इसका इसको 3 पार्ट बांटा गया है, कौन कौन, शैवाल हो गया, कवक हो गया और जीवाणु हो गया। और इसको बांटा गया है किसको, पुष्पोद्भिद को। तो इसमें आपको हो जाएगा कौन सा, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। तो वो आपको क्या याद रखना है, बस आपको प्रकार याद रखना है और कुछ नहीं।
अगला क्वेश्चन कौन सा हमारा 21 नंबर। एक प्रकार के मुखौटा नृत्य है कौन जो खूंखार मार्शल मूव्स के माध्यम से उड़ीसा का लोकप्रिय पौराणिक कहानी की व्याख्या को दर्शाता है। तो कौन सा है दोस्तों, पाइका है, डंडा यात्रा, छऊ और झूमर। तो इस सबका आंसर में से किसी एक आंसर सही होगा, वो कौन होगा आपको बताना है। तो चलिए इसका आंसर कौन सा है, सी नंबर कौन सा होगा, छऊ। ठीक है, तो दोस्तों इससे पहले ही हमने तुरंत पढ़ लिया था, एक बार आइए फिर से देखते हैं लोक नृत्य को। ठीक है, याद रखना है झारखंड का छऊ, सरहुल, जटजटिन, कर्मा, डांगा, विदेशिया, सोहराई। और उत्तराखंड का याद रखना गढ़वाली, कुमायूं, कजरी, झोरा, रामलीला और आदि। ठीक है, उसके बाद कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी हो गया, मोहिनीअट्टम हो गया। ठीक है, ये शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, इसको याद रखना है। उस पर आगे बात करें क्या, छत्तीसगढ़ का पडवानी हो गया, गोंडी, कर्मा, झूमर, डंगला, पाली, टपारी, नौरानी, ये सब कहाँ का है, सब है छत्तीसगढ़ का। उससे याद रखिए किसका, हिमाचल प्रदेश का धमान, छपेली, महाथू, नट्टी, डोंगी, चंबा, ये सब कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का। दूसरी बात करूँ कैसे गुजरात का, तो देखिए गरबा, डांडिया, टिपानी, जुरैनी, भवई, रासलीला, ये सब कहाँ का है, गुजरात का। चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। यदि भारत में किसी करदाता की वार्षिक कर को योग्य आप 15 लाख से अधिक है, तो अब उस पर कौन सा टैक्स स्लैब लागू होगा। ठीक है, अब देखिए किससे 15 लाख से अधिक है ना। ठीक है, तो देखिए मैं बात करता हूँ इसको, तो आपको पूरे जितने भी स्लैब्स हैं उन सबको मैं बताऊँगा। ठीक है, पहले इसका आंसर देखिए 20%, 30%, 10% और कितना 40%। दोस्तों इस बात को सही उत्तर का दोस्तों आपको याद रखना है, कौन सा है 30%। ठीक है, आइए उस स्लैब को देखते हैं जो कि बजट में हाल ही में आया था। ठीक है, ये 0 से 3 लाख पे कोई टैक्स नहीं है, और 3 से 6 लाख पे 5%। ठीक है, 6 से 9 लाख पे 10%, 9 से 12 पर 15%, और 12 से 15 लाख पे कितना 20%। ठीक है, और 15 लाख से ऊपर होगा तो 30%। ठीक है, तो इसीलिए आंसर आपको यहाँ से याद रखने क्वेश्चन पूछा गया है, तो आंसर का बी नंबर। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा, देखिए चाय की खेती किस प्रकार की कृषि प्रणाली का उदाहरण है, मिश्रित, रोपण, भूमि स्थानांतरी। दोस्तों इसका सही क्या जगह, सही उत्तर आपको बताना है। चलिए मैं आपको इस बताता हूँ दोस्तों, जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, और फटाक से बताइए। चलिए इसका बी नंबर होगा। ठीक है, कौन होगा बी नंबर, कौन है, रोपण कृषि। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कृषि से। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फर्स्ट देख लेते हैं कृषि से संबंधित। अब याद रखना दोस्तों, भारत के कुल मतलब कितने क्षेत्र पर लगभग 51% पर कृषि होता है। ठीक है, इसका याद रखना है। और जो है अगला क्वेश्चन है कौन सा है कि भारत के अंतरिम मंत्रिमंडल 2046 में स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में कृषि और खाद्य मंत्री कौन बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो याद रखना है। ठीक है, अब देखिए कुछ नाम ही इंपॉर्टेंट याद रखना है, जैसे कृषि की विधियां हैं उसके नाम पढ़िए। देखिए सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन, एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन, पिसीकल्चर, मत्स्य पालन, फ्लोरिकल्चर, फूलों का उत्पादन, विटीकल्चर, अंगूर खेती, पर्मिकल्चर, केचुआ पालन, और पोमोकल्चर, फूलों का उत्पादन, ओलिरिकल्चर, सब्जियों का उत्पादन, हॉर्टिकल्चर, बागवानी, और एरोपोट्रिक, हवा में पौधों का उगाना, और हाइड्रोपोनिक्स, जल में पौधों का उगाना। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट भारत में कुछ कृषि अनुसंधान केंद्र उसको देख लेते हैं। जैसे याद रखना आपको, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, कटक। केंद्रीय कपास कहाँ पे, केंद्रीय नागपुर में। और राष्ट्रीय गन्ना वाला कहाँ पे, कोयम्बटूर में। और भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, लखनऊ में। ठीक है, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, शिमला में। ठीक है, और राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, जो कहाँ पे है आपका, जोरहट में। ठीक है, और राष्ट्रीय कॉफी वाला कहाँ पे, चिकमंगलूर में। कहाँ पे, चिकमंगलूर में। और राष्ट्रीय रबड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, तो ये कहाँ पड़ेगा दोस्तों, ये पड़ेगा कोटाया में। ठीक है, उस और देखिए राष्ट्रीय जूट वाला कहाँ पे, बैरकपुर में। और केंद्रीय तंबाकू वाला कहाँ पे, राजमुंदरी में। और भारतीय दलहन कहाँ पे है, तो कानपुर में। और भारतीय तिलहन कहाँ पे है, तो हैदराबाद में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक बार देखिए केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ पे, पूना में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। इनमें से किस ब्रिटिश वायसराय ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड हॉर्डिंग, और लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन। दोस्तों इसका सही जगह वो जगह कौन सा, याद रखना है सी नंबर, कौन सा, लॉर्ड कर्जन समय। ठीक है, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि जो ये था लॉर्ड हॉर्डिंग था, इस समय दिल्ली दरबार लगा था। ठीक है, और मैं और बात करूँ तो जो लॉर्ड इरविन थे इस समय में, लॉर्ड इरविन जो गांधी तो 1931 में गांधी से क्या होता है, गांधी से समझौता होता है, उसको याद रखना है। ठीक है, आइए कुछ बारे में कुछ इंपॉर्टेंट वायसराय देख लेते हैं। जैसे याद रखना है कि शिशु प्रतिबंध
लगा था उसमें, उसमें कौन था, तो कौन था वायसराय, कौन था आप कहते हैं, सर सौर था। और सती प्रथा प्रतिबंध कौन लगाया था, लॉर्ड विलियम बेटिक ने। और दास प्रथा प्रतिबंध कौन लगाया था, लॉर्ड एलन ने। और हिंदू हिंदू विधवा पुनर्विवाह कौन था, लॉर्ड कैनिंग उसमें हेड था। और मैरिज मैरिज एक्ट नॉर्थबुक, ठीक है, 1872 में जर्सी वाला। तो ये जितनी इंपॉर्टेंट हमारा जो जो अधिनियम था गुणन उत्सव में देख लिया। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन होगा कौन सा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या सबसे अधिक है। तो इसका आंसर क्या दोस्तों, दूसरा कौन सा, ए नंबर, कौन होगा, ए नंबर उत्तर प्रदेश, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है दोस्तों कि जो इसमें है, जो सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व है वो कहाँ का है, ठीक है, वो है बिहार का। सबसे कम कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। और सबसे साक्षर राज्य कौन सा है, तो केरल, वो याद रखना, ठीक है। और सबसे सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ का है, तो केरल का है, वो याद रखना है, ठीक है दोस्तों। इससे इससे आपको इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती है इस क्वेश्चन से। जब मैंने 25 क्वेश्चन हम लोग इसमें डिस्कस किए, इसमें क्वेश्चन 25 ही है, बट इसमें लगभग 200 के पास हम लोग क्वेश्चन इसमें डिस्कस कर चुके हैं। आशा करता हूँ कि आपको इस सीरीज काफ़ी पसंद आई होगी दोस्तों। अगर आपको सीरीज पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे सीरीज ले लाते हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमको सपोर्ट कीजिए, तभी मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रख पाऊँगा। क्योंकि वीडियो बनाने में दोस्तों काफ़ी मेहनत लगती है, आप भी आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसका वीडियो कैसा लगा आपको मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब पढ़ते रहिए, करते रहिए, धन्यवाद।